हेडलाइन चैनल पे सभी सुनने वालों का स्वागत है। यहाँ हम ताज़ा मामलों और जटिल विषयों को सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं किरण। और मैं हूँ शशि। आज हम एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या पर बात करने वाले हैं जो भारत में बहुत तेजी से अपने पैर पसार रही है, मधुमेह। हाँ, जिसे आम तौर पे डायबिटीज या शुगर की बीमारी भी कहते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है शशि। क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुनिया के हर 4 मधुमेह रोगियों में से एक से ज्यादा वो भारतीय है? हर 4 में से एक से ज्यादा, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। और चिंता की बात यह है कि अब ये सिर्फ बड़ों तक सीमित नहीं रही है, मतलब बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। सही कहा। तो आज हम इसी पहेली को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। आखिर ये मधुमेह है क्या भला, क्यों बढ़ रहा है इतना भारत में, और इसके कारण क्या है? हाँ, और खासकर बच्चों में इसके लक्षण, इसकी देखभाल क्यों अलग होती है। और एक बड़ा सवाल, क्या हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इस बढ़ती चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है? तो चलिए इस विषय को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं कुछ हालिया आंकड़ों से। एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल है द लैंसेट, उसमें एक स्टडी छपी थी। वो बताती है कि दुनिया भर में करीब 83 करोड़ लोग मधुमेह से पीड़ित हैं। 83 करोड़? हाँ, और इसमें से सुनिए 21 करोड़ से ज्यादा वयस्क वो भारत में है। यानी हर 4 में से एक से ज्यादा मरीज भारतीय। ये तो एक महामारी जैसा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक संख्या नहीं, जैसा मैंने कहा, ये एक तरह की चेतावनी है। पिछले कुछ दशकों में देखिए, भारत ने आर्थिक तरक्की तो की है, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जीवन शैली, हमारा खान पान, उसमें जो बदलाव आए हैं, हाँ, बहुत तेजी से बदले हैं, बहुत तेजी से। और वो हमें इस बीमारी की तरफ जैसे धकेल रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये बदलाव इतनी तेजी से हुए कि हमारा शरीर उसके साथ, वो कहते हैं ना, तालमेल नहीं बिठा पाया। अच्छा, तो ये सिर्फ जेनेटिक्स नहीं है, माहौल और आदतें ज्यादा जिम्मेदार हैं। हाँ, काफी हद तक जेनेटिक्स का रोल है, लेकिन बदलता माहौल और आदतें इसे बहुत तेजी से बढ़ा रही हैं। और यही बात पब्लिक हेल्थ के नजरिए से समझना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये मधुमेह या डायबिटीज आखिर है क्या? देखिए, असल में ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मतलब हमारे शरीर का जो सिस्टम है ना, भोजन को ऊर्जा में बदलने का, जिसे मेटाबॉलिज्म या चयापचय कहते हैं, उससे जुड़ी एक गड़बड़ी है। अच्छा। ये तब होती है जब हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है, पैनक्रियाज, जिसे अग्नाशय भी कहते हैं। वो या तो जरूरत के मुताबिक इंसुलिन हार्मोन नहीं बना पाती, या फिर हमारा शरीर उस बने हुए इंसुलिन का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता। ओके, तो ये इंसुलिन क्या करता है, इसका काम क्या है? ये खून में जो शुगर या ग्लूकोज होता है ना, ये इंसुलिन उस शुगर के लिए शरीर की कोशिकाओं के दरवाजे खोलता है, ताकि कोशिकाएं उस शुगर को अंदर लेकर उसे ऊर्जा के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, मतलब ये शुगर को कोशिकाओं तक पहुंचाता है। बिल्कुल। अब सोचिए, अगर इंसुलिन कम हो या वो चाबी ठीक से काम ना करे, तो क्या होगा? शुगर खून में ही जमा होती रहेगी, कोशिकाओं के अंदर जा ही नहीं पाएगी, और खून में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली। और इसी बढ़ी हुई शुगर की स्थिति को मधुमेह कहते हैं। ये समस्या, हाँ, कुछ हद तक परिवार में चल सकती है, मतलब आनुवांशिक हो सकती है, लेकिन खराब लाइफस्टाइल, जैसे खराब खान पान, कसरत ना करना, ये इसे बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो ये मधुमेह भी क्या एक ही तरह का होता है या इसके भी प्रकार हैं? नहीं नहीं, ये एक जैसा नहीं होता। इसके कई प्रकार हैं, लेकिन 2 सबसे आम है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 और टाइप 2 क्या फर्क है इनमें? टाइप 1 मधुमेह जो है वो अक्सर बच्चों और युवाओं में पाया जाता है। इसमें होता ये है कि शरीर का अपना ही इम्यून सिस्टम, जो आमतौर पर बाहरी कीटाणुओं से लड़ता है, हाँ, हमारी रक्षा प्रणाली, बिल्कुल, वो गलती से पैंक्रियाज में जो इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाएं होती है ना, बीटा सेल्स, हाँ, उन पर ही हमला करके उन्हें नष्ट कर देता है। अरे, मतलब शरीर खुद ही दुश्मन बन गया। हाँ, एक तरह से ऑटो इम्यून कंडीशन कहते हैं इसे। इसीलिए टाइप 1 मधुमेह वाले लोगों के लिए बाहर से इंसुलिन लेना, मतलब इंजेक्शन के जरिए, वो जिंदगी भर के लिए जरूरी हो जाता है। उनके शरीर में इंसुलिन बनता ही नहीं है। और भारत में आपने बताया था टाइप 1 वाले बच्चे भी काफी हैं। हाँ, 70,000 से ज्यादा बच्चे हैं। और चिंता की बात यह है कि ये संख्या हर साल करीब 3 से 5% बढ़ रही है। अक्सर क्या होता है कि टाइप 2 का बोझ इतना ज्यादा है कि टाइप 1 पर उतना ध्यान नहीं जाता, जबकि बच्चों के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो क्या टाइप 1 का बढ़ना भी लाइफस्टाइल से जुड़ा है या ये पूरी तरह ऑटो इम्यूनी है?
ये अच्छा सवाल है। अभी तक की जो समझ है उसके मुताबिक टाइप 1 मुख्य रूप से एक ऑटो इम्यून स्थिति ही है। इसकी ठीक-ठीक कारण अभी भी पूरी तरह समझे नहीं गए हैं। हालांकि इसमें कुछ जेनेटिक और शायद कुछ पर्यावरणीय फैक्टर्स का भी रोल हो सकता है। लाइफस्टाइल का सीधा संबंध टाइप 2 से ज्यादा देखा गया है। अच्छा, तो अब टाइप 2 की बात करते हैं। हाँ, टाइप 2 मधुमेह T2DM ये सबसे आम प्रकार है। पहले ये ज्यादातर वयस्कों में मतलब 40-45 की उम्र के बाद होता था, लेकिन अब चिंता की बात यह है कि ये बच्चों और किशोरों में भी तेजी से बढ़ रहा है। बच्चों में भी? क्यों? इसका सीधा संबंध बढ़ते मोटापे, कम शारीरिक गतिविधि और हमारे आजकल के खान पान से है। जंक फूड, मीठी ड्रिंक्स वगैरह। टाइप 2 में क्या होता है, शरीर या तो ज़रूरत के हिसाब से इंसुलिन नहीं बना पाता, या फिर जो इंसुलिन बनता है शरीर की कोशिकाएं उसके प्रति उतनी संवेदनशील नहीं रहती। मतलब वो चाबी दरवाजे पर ठीक से काम नहीं करती। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके, समझ गया। इनके अलावा भी कोई और प्रकार हैं? हाँ, 2 और हैं जिनके बारे में कम सुनने में आता है। एक है मोडी। मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग। हाँ, ये एक दुर्लभ जेनेटिक प्रकार है। मतलब जीन में किसी खराबी की वजह से होता है और कम उम्र में ही अक्सर 25 साल से पहले इसके लक्षण दिखने लगते हैं। इसका इलाज कभी-कभी गोलियों से या सिर्फ डाइट कंट्रोल से भी हो जाता है। अच्छा, और दूसरा? दूसरा है गर्भावधि मधुमेह या जेस्टेशनल डायबिटीज। ये कुछ महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान होता है। अच्छी बात यह है कि ये बच्चे के जन्म के बाद अक्सर ठीक हो जाता है, लेकिन इससे बाद में माँ को टाइप 2 मधुमेह होने का खतरा बढ़ जाता है और बच्चे पर भी असर पड़ता है। हाँ, जन्म के समय बच्चे को कुछ समस्याएं हो सकती हैं, जैसे शुगर लेवल कम होना, और भविष्य में उसे मोटापा या मधुमेह होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो ये तो हो गए प्रकार। अब अगर किसी को शक हो तो शरीर क्या संकेत देता है? मतलब लक्षण क्या हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? हाँ, कुछ आम लक्षण हैं जिन पर गौर करना जरूरी है, जैसे बहुत ज्यादा प्यास लगना। प्यास लगना? हाँ, और बार-बार पेशाब आना, बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, बेवजह वजन कम होना। खासकर टाइप 1 में ये ज्यादा देखा जाता है। अच्छा। और धुंधला दिखना भी एक लक्षण हो सकता है। इनके अलावा? इसके अलावा जैसे कोई चोट लग जाए या घाव हो जाए तो उसका बहुत धीरे धीरे भरना, बच्चों में उनकी ग्रोथ धीमी हो सकती है, त्वचा या बालों में कुछ बदलाव आ सकते हैं, कभी-कभी सिरदर्द भी हो सकता है। और वो चींटियों वाली बात मैंने सुना है। हाँ, वो एक पुरानी कहावत या ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं। हालांकि ये कोई मेडिकल टेस्ट नहीं है, लेकिन ऐसी जगहों पर जहाँ टेस्टिंग आसानी से उपलब्ध न हो, वहाँ अगर ये देखा जाए कि किसी के पेशाब करने की जगह पर चींटियां जमा हो रही हैं, तो ये शुगर का संकेत हो सकता है, क्योंकि खून में शुगर ज्यादा होने पर वो पेशाब में भी आने लगती है। दिलचस्प है, लेकिन पक्का पता करने के लिए तो जांच करानी पड़ेगी। बिल्कुल, लक्षणों के आधार पर सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। पक्की जांच जरूरी है। इसके लिए खून की जांच होती है, ब्लड टेस्ट। उसमें क्या देखते हैं? डॉक्टर आमतौर पर 2 मुख्य चीजें देखते हैं। एक तो खाली पेट शुगर लेवल, जिसे फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं, और दूसरा खाना खाने के 2 घंटे बाद का शुगर लेवल, जिसे पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर कहते हैं। इनके नॉर्मल लेवल होते हैं, अगर उनसे ज्यादा है तो मधुमेह का संकेत है। और एक और टेस्ट का नाम मैंने सुना है, HbA1c। वो क्या है? हाँ, HbA1c बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट है। ये पिछले 2-3 महीनों का औसत शुगर कंट्रोल बताता है। मतलब ये नहीं कि आज शुगर क्या है, बल्कि पिछले कुछ समय से शुगर का मैनेजमेंट कैसा चल रहा है, ये पता चलता है। अच्छा, ये तो ज्यादा बेहतर तस्वीर देता होगा। हाँ, बिल्कुल। डॉक्टरों को लंबी अवधि में इलाज कितना असरदार है, ये समझने में इससे बहुत मदद मिलती है। लक्ष्य आमतौर पर इसे 7% से नीचे रखना होता है। हालांकि बच्चों या कुछ खास स्थितियों में ये लक्ष्य थोड़ा अलग हो सकता है। खून के अलावा क्या पेशाब की जांच भी होती है? हाँ, कभी-कभी पेशाब की जांच, यूरिन डिप्स्टिक टेस्ट भी करते हैं। इसमें शुगर के अलावा एक और चीज देखते हैं, कीटोन्स। कीटोन्स, ये क्या होते हैं? अगर शरीर को शुगर से ऊर्जा नहीं मिल पाती, खासकर टाइप 1 में जब इंसुलिन बिल्कुल न हो, तो वो ऊर्जा के लिए फैट को तोड़ने लगता है। इस प्रक्रिया में कीटोन्स बनते हैं जो एसिडिक होते हैं। अगर पेशाब में कीटोन्स मिलें तो ये एक खतरनाक स्थिति का संकेत हो सकता है, जिसे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस यानी DKA कहते हैं। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। ओके, तो जांच हो गई, पता चल गया कि मधुमेह है। अब आगे क्या? क्या ये ठीक हो सकता है? देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है
कि मधुमेह, खासकर टाइप 1, अभी तक पूरी तरह से ठीक यानी क्योर नहीं हो सकता, लेकिन इसे बहुत अच्छी तरह मैनेज किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब इसके साथ एक सामान्य जीवन जिया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। सही देखभाल और मैनेजमेंट से लोग एक सामान्य, स्वस्थ और लंबा जीवन जी सकते हैं। तो इसके मैनेजमेंट में क्या-क्या शामिल है, इस पर बात करते हैं। हाँ, बताइए। मैनेजमेंट के कई स्तंभ हैं, पिलर्स कह सकते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी है जीवन शैली में बदलाव। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन? बिल्कुल, यानी संतुलित और स्वस्थ आहार लेना और नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि या व्यायाम करना, ये दोनों ही चीजें शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत बहुत मदद करती हैं। ठीक है। और अगर सिर्फ लाइफस्टाइल से बात ना बने तो फिर दूसरा स्तंभ आता है दवाएं। टाइप 2 मधुमेह के लिए अक्सर खाने वाली गोलियां दी जाती हैं, जैसे मेटफॉर्मिन एक बहुत आम दवा है। ये दवाएं या तो शरीर को इंसुलिन का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद करती हैं या लिवर से शुगर का उत्पादन कम करती हैं। और टाइप 1 के लिए? टाइप 1 के लिए, जैसा हमने पहले बात की, शरीर इंसुलिन बना ही नहीं पाता, तो उनके लिए इंसुलिन इंजेक्शन लेना ही एकमात्र रास्ता है और ये अनिवार्य है। उनके लिए ये जीवन रक्षक है। तो ये इंसुलिन थेरेपी कैसे काम करती है? क्या ये बहुत मुश्किल होती है? देखिए, शुरू में सीखना पड़ता है, लेकिन ये जीवन रेखा है टाइप 1 वालों के लिए। इंसुलिन भी अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ होते हैं जो तेजी से काम करते हैं, रैपिड एक्टिंग, जो खाने के समय बढ़ी हुई शुगर को संभालने के लिए दिए जाते हैं। अच्छा। और कुछ होते हैं जो लंबे समय तक, मतलब 12 या 24 घंटे तक धीरे धीरे काम करते रहते हैं, लॉन्ग एक्टिंग, ताकि पूरे दिन शुगर लेवल स्थिर बना रहे। आजकल जो इंसुलिन इस्तेमाल होती है वो लैब में रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक से बनाई जाती है और ये बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी हमारे शरीर में बनती है। इसे ह्यूमन इंसुलिन कहते हैं। और इसकी डोज क्या सबके लिए एक जैसी होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंसुलिन की डोज हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। ये उनकी उम्र, वजन, वो क्या खा रहे हैं, कितनी कसरत कर रहे हैं, इन सब बातों पर निर्भर करती है। और बच्चों में तो ये और भी ध्यान रखने वाली बात होगी। हाँ, बच्चों में ये और भी ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि जैसे जैसे वो बढ़ते हैं उनकी ज़रूरतें बदलती रहती हैं, खासकर प्यूबर्टी के दौरान। इसलिए डोज को लगातार एडजस्ट करना पड़ता है। और इंसुलिन को सही तरीके से इंजेक्शन से लगाना और उसे सही तापमान पर स्टोर करना भी बहुत जरूरी है। आमतौर पर इसे फ्रिज में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखना होता है। ये सब तो काफी कुछ ध्यान रखने वाला है। हाँ है, लेकिन इन तकनीकी डिटेल से ज्यादा जरूरी ये समझना है कि नियमित रूप से अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना, उनकी सलाह मानना बहुत अहम है। और इसके साथ ही घर पर ग्लूकोमीटर से अपने शुगर लेवल की नियमित जांच करना। हाँ, वो छोटी सी मशीन होती है ना? हाँ, बिल्कुल। उससे खून की एक बूंद लेकर शुगर लेवल पता चल जाता है। खाने से पहले, खाने के बाद जरूरत के हिसाब से जांच करनी होती है। इससे पता चलता है कि खान-पान, व्यायाम और दवाओं का क्या असर हो रहा है। और वो HbA1c टेस्ट भी नियमित रूप से कराना होता है? हाँ, वो हर 3 महीने में कराने की सलाह दी जाती है, ताकि लंबे समय के कंट्रोल पर नजर रखी जा सके। ठीक है। मैनेजमेंट का एक और अहम पहलू आपने बताया था, आहार यानी डाइट। इसमें क्या खास ध्यान रखना होता है? क्या मीठा बिल्कुल बंद? ये एक आम धारणा है कि मीठा बिल्कुल बंद करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, संयम बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी है कि आहार संतुलित हो। संतुलित मतलब उसमें सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट शामिल हों। कार्बोहाइड्रेट के लिए सिंपल कार्ब्स जैसे मैदा, चीनी की जगह कॉम्प्लेक्स कार्ब्स यानी साबुत अनाज को प्राथमिकता देनी चाहिए, जैसे चोकर वाला आटा, दलिया, ब्राउन राइस, रागी, बाजरा। फल और सब्जियां? हाँ, फल और सब्जियां भरपूर मात्रा में लेनी चाहिए। उनमें फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। और फैट्स यानी वसा का क्या? घी, तेल वगैरह? देखिए, फैट भी शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन सही तरह का फैट और सही मात्रा में। कुल कैलोरी का लगभग 30-35% से कम फैट से आना चाहिए, और उसमें भी अनहेल्दी फैट्स जैसे कि सैचुरेटेड फैट, जो रेड मीट, मक्खन, घी में ज्यादा होता है, और खासकर ट्रांस फैट, जो अक्सर बाहर के तले हुए और पैकेट वाले खाने में होता है, उन्हें कम करना चाहिए। तो कौन से फैट्स अच्छे हैं? हेल्दी फैट्स जैसे मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, ये आपको नट्स, बादाम, अखरोट, बीज, चिया, अलसी, एवोकाडो और कुछ तेलों जैसे जैतून, सरसों और मछली से मिलते हैं। और चीनी का क्या? मीठी चीजें? चीनी और मीठी चीजों का सेवन बहुत सीमित करना चाहिए। कोशिश करें कि कुल कैलोरी का 10% से कम हिस्सा
एडिड शुगर से आए। आजकल आर्टिफिशियल स्वीटनेस भी आते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल भी डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण ये है, खासकर जब बच्चा मधुमेह से पीड़ित हो, कि पूरे परिवार को इस बारे में सही जानकारी हो और वे मरीज का खाने पीने में साथ दें। ये अकेले मरीज की लड़ाई नहीं है। सही बात है। अब अगर कोई मधुमेह को ठीक से कंट्रोल ना करे, लापरवाही बरते, तो क्या दिक्कतें हो सकती हैं? आपने कहा था ये शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, और ये नुकसान गंभीर हो सकता है। अनियंत्रित मधुमेह धीरे धीरे साइलेंटली शरीर के कई अंगों को डैमेज कर सकता है। इसे लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं। जैसे दिल की बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आम हो जाती है, गुर्दों पर असर पड़ सकता है जिसे नेफ्रोपैथी कहते हैं, और गंभीर मामलों में किडनी फेलियर भी हो सकता है। आंखों पर भी असर पड़ता है? इससे धीरे धीरे नजर कमजोर हो सकती है और अंधापन भी हो सकता है। नसों को नुकसान पहुंचता है, न्यूरोपैथी, जिससे खासकर पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट या दर्द महसूस हो सकता है। इससे पैरों में घाव होने और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। लिवर पर भी असर पड़ सकता है। बाप रे, ये तो बहुत सारी गंभीर समस्याएं हैं। हाँ, और धूम्रपान करने वालों में ये सारे खतरे कई गुना बढ़ जाते हैं। असल में ये सब इसलिए होता है क्योंकि खून में लगातार शुगर का स्तर ज्यादा रहने से शरीर की छोटी बड़ी खून की नलिकाएं वो डैमेज होने लगती हैं। ये तो ही लंबे समय में होने वाली समस्याएं। क्या कोई ऐसी स्थिति भी है जो अचानक एकदम से खतरनाक हो सकती है, एक्यूट प्रॉब्लम? हाँ, बिल्कुल। 2 मुख्य स्थितियां हैं जो एक्यूट इमरजेंसी बन सकती हैं और जिनका तुरंत इलाज जरूरी है। कौन सी? पहले ने डायबिटिक कीटोएसिडोसिस यानी डीके, जिसके बारे में हमने पहले भी जिक्र किया था। ये टाइप 1 मधुमेह में ज्यादा आम है, पर कभी-कभी टाइप 2 में भी हो सकता है। इसमें होता क्या है ठीक से? जब शरीर में इंसुलिन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है तो कोशिकाएं शुगर इस्तेमाल नहीं कर पाती। तब शरीर ऊर्जा के लिए तेजी से फैट को तोड़ने लगता है। इस प्रक्रिया में कीटोन्स नाम के एसिड बनते हैं। ये कीटोन्स खून में जमा होकर खून को बहुत ज्यादा एसिडिक बना देते हैं। और इसके लक्षण कैसे पता चलेगा? डीके के लक्षणों में सांस से एक अजीब सी मीठी या फल जैसी गंध आना, जिसे कीटोन ब्रेथ कहते हैं, बहुत ज्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, पेट में तेज दर्द, उल्टी होना, बहुत तेजी से और गहरी सांसें चलना और कंफ्यूजन या बेहोशी जैसी स्थिति हो सकती है। ये जानलेवा हो सकता है और इसमें तुरंत अस्पताल ले जाकर आईवी फ्लूइड्स, इंसुलिन और पोटेशियम वगैरह देना जरूरी होता है। ये तो बहुत खतरनाक है। और दूसरी इमरजेंसी क्या है? दूसरी इमरजेंसी है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो मतलब कम? हाँ, हाइपोग्लाइसीमिया यानी ब्लड शुगर का लेवल जरूरत से ज्यादा कम हो जाना, आमतौर पर 60 या 70 mg/dl से नीचे चला जाना। ये क्यों होता है? ये तब हो सकता है जब कोई ज्यादा इंसुलिन ले ले, या इंसुलिन लेने के बाद खाना छोड़ दे या कम खाए, या जरूरत से ज्यादा कसरत कर ले, या कभी-कभी शराब पीने से भी हो सकता है। इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षणों में अचानक बहुत पसीना आना, शरीर में कंपकंपी छूटना, घबराहट महसूस होना, दिल की धड़कन तेज होना, चक्कर आना, भूख लगना शामिल है। अगर शुगर और ज्यादा कम हो जाए तो व्यक्ति बेहोश हो सकता है या उसे दौरे भी पड़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में तुरंत कुछ मीठा खाना या पीना जरूरी है जिसमें शुगर जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाए, जैसे ग्लूकोज की गोलियां या चीनी या कोई मीठा जूस या शहद। अगर व्यक्ति बेहोश हो तो उसे कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। ये दोनों ही स्थितियां काफी गंभीर लग रही है। हाँ, और एक बात और ध्यान रखने वाली है, जब कोई बीमार पड़ता है, जैसे किसी को बुखार हो, सर्दी जुकाम हो या कोई और इन्फेक्शन हो, तो उस दौरान शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जिससे शुगर लेवल गड़बड़ा सकता है, अक्सर बढ़ जाता है। अच्छा, बीमारी में शुगर बढ़ सकती है? हाँ, इसलिए ऐसे समय में शुगर की ज्यादा निगरानी करनी पड़ती है और हो सकता है इंसुलिन या दवा की डोज में कुछ बदलाव भी करना पड़े। सबसे जरूरी बात, बीमार होने पर अपनी मधुमेह की दवा या इंसुलिन बंद नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि क्या करना है। ये बहुत जरूरी जानकारी है। अब जरा बच्चों में मधुमेह, खासकर टाइप 1 पर थोड़ा और फोकस करते हैं। आपने कहा था कि बच्चों में इसे मैनेज करना ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। हाँ, होता है। क्यों?
क्या बातें हैं जो इसे अलग या मुश्किल बनाती हैं? ये कई वजह हैं। एक तो जैसा हमने पहले भी कहा, बच्चे लगातार बढ़ रहे होते हैं, उनके शरीर में बदलाव आते रहते हैं, खासकर प्यूबर्टी यानी यौवन अवस्था के दौरान हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं। इन सारे बदलावों के साथ उनकी इंसुलिन की ज़रूरतें भी बहुत तेज़ी से बदलती हैं। तो जो डोज आज सही है, हो सकता है कुछ हफ्तों या महीनों बाद उसे एडजस्ट करना पड़े। ये लगातार ध्यान रखने वाली बात है। हाँ, ये तो है। दूसरा, बच्चों में लक्षणों को पहचानना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है। कैसे? सोचिए, एक छोटा बच्चा जो अभी ठीक से बोल भी नहीं पाता, वो कैसे बताएगा कि उसे बहुत प्यास लग रही है? या अगर बच्चा थोड़ा बड़ा भी है, तो ज्यादा पेशाब आने को या थकान को कई बार पेरेंट्स या देखभाल करने वाले सामान्य समझकर नजरअंदाज कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है। इससे होता क्या है कि निदान में देरी हो सकती है और कई बार बच्चा पहली बार में ही डीके जैसी गंभीर स्थिति में डॉक्टर के पास पहुंचता है, जो कि बहुत खतरनाक है। और फिर बच्चे और परिवार पर इसका मानसिक और सामाजिक असर भी तो बहुत पड़ता होगा। हाँ बिल्कुल, ये निदान पूरे परिवार के लिए एक बड़ा भावनात्मक झटका हो सकता है। सोचिए, बच्चे को रोज कई बार उंगली में सुई चुभाकर शुगर जांचना, दिन में कई बार इंसुलिन के इंजेक्शन लेना, खाने पीने का हर समय ध्यान रखना, ये सब बच्चे के लिए और परिवार के लिए सीखना और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना आसान नहीं होता। फिर स्कूल में बच्चे की देखभाल कैसे होगी? क्या वो दोस्तों के साथ खेल पाएगा, पार्टी में जा पाएगा? इस सब चिंताएं होती हैं। हाँ, बच्चे को अलग थलग महसूस हो सकता है। बिल्कुल, उन्हें और उनके परिवार को लगातार जानकारी, हौसले और भावनात्मक सहारे की जरूरत होती है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों की मधुमेह के प्रबंधन के लिए एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम का होना बहुत जरूरी है। मल्टीडिसिप्लिनरी टीम मतलब जिसमें सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, बल्कि एक डायबिटीज एजुकेटर नर्स, एक डाइटिशियन यानी आहार विशेषज्ञ और जरूरत पड़ने पर एक मनोवैज्ञानिक या काउंसलर भी शामिल हों, जो बच्चे और परिवार को हर पहलू पर मदद कर सकें। लेकिन ये सब सुनने में मुश्किल लग रहा है, पर क्या अच्छी देखभाल से ये बच्चे एक सामान्य जीवन जी सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। ये बात मैं जोर देकर कहना चाहूंगी कि अगर सही इलाज, सही शिक्षा और सही देखभाल मिले, तो टाइप 1 मधुमेह वाले बच्चे पूरी तरह से एक सामान्य, सक्रिय और लंबा जीवन जी सकते हैं। वो स्कूल जा सकते हैं, खेलकूद में हिस्सा ले सकते हैं, पढ़ लिख कर बड़े होकर कुछ भी बन सकते हैं। मधुमेह उनके सपनों के आड़े नहीं आना चाहिए। ये सुनकर अच्छा लगा। हाँ, और इस दिशा में कुछ अच्छे प्रयास भी हो रहे हैं, जैसे नोवो नॉर्डिस्क नाम की एक कंपनी का चेंजिंग डायबिटीज इन चिल्ड्रन CDIC कार्यक्रम है, जो विकासशील देशों में टाइप 1 वाले बच्चों की देखभाल में सुधार लाने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह ISPAD जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जो बच्चों के मधुमेह की बेहतर देखभाल के लिए दिशा निर्देश बनाती हैं और रिसर्च को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, तो हमने मधुमेह के बारे में उसके प्रकार, लक्षण, प्रबंधन और खासकर बच्चों से जुड़ी चुनौतियों पर काफी विस्तार से बात की। लेकिन अब एक बड़ा सवाल मन में आता है, भारत में जमीनी हकीकत क्या है? क्या हमारा स्वास्थ्य तंत्र, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इस बढ़ती हुई चुनौती के लिए वाकई तैयार है? ये एक बहुत ही अहम और कुछ हद तक चिंताजनक सवाल है। हाल ही में ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और WHO जैसे संस्थानों ने मिलकर 7 राज्यों में एक सर्वे किया था। अच्छा, क्या पता करने के लिए? उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि हमारे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र सब सेंटर्स हैं, जो गांव और छोटे कस्बों में स्वास्थ्य देखभाल की पहली कड़ी होते हैं। हाँ, PHC और सब सेंटर। बिल्कुल, वो मधुमेह और हाई ब्लड प्रेशर जैसी नॉन कम्युनिकेबल बीमारियों यानी गैर संचारी रोगों से निपटने के लिए कितने तैयार हैं? मतलब क्या वहाँ जरूरी सुविधाएं, दवाएं, प्रशिक्षित स्टाफ है? और नतीजे क्या निकले उस सर्वे के? नतीजे सच कहूं तो काफी निराशाजनक थे। सर्वे में शामिल 10 में से केवल 4 उपकेंद्र ही इन बीमारियों के ठीक-ठाक प्रबंधन के लिए पूरी तरह से तैयार पाए गए। सिर्फ 40%? हाँ, कई जगहों पर तो बुनियादी सुविधाएं या फिर जरूरी दवाएं तक उपलब्ध नहीं थी। दवाएं भी नहीं थी? हाँ। जैसे कौन सी दवाएं? उदाहरण के लिए, सर्वे किए गए करीब 1/3 उपकेंद्रों में मेटफॉर्मिन उपलब्ध नहीं थी। मेटफॉर्मिन टाइप 2 डायबिटीज की सबसे आम और पहली दवा मानी जाती है। ओह। और लगभग आधे केंद्रों पर एम्लोडिपिन, जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की एक बहुत आम दवा है, वो मौजूद नहीं थी।
और ये हाल तब है जब ये दवाएं कोई बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं है। ये तो वाकई चिंता की बात है। मतलब हम बात कर रहे हैं कि लाइफस्टाइल बदलो, जांच कराओ, दवा लो, लेकिन अगर प्राथमिक स्तर पे दवाई उपलब्ध नहीं है तो मरीज क्या करेगा? बिल्कुल यही सवाल है। इसका मतलब है कि सिर्फ जागरूकता फैलाना या जानकारी देना काफी नहीं है। जमीनी स्तर पर सुविधाओं का होना, दवाओं की उपलब्धता, जांच की सहूलियत और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का होना भी उतना ही बल्कि उससे ज्यादा जरूरी है। ये विकासशील देशों की एक बहुत बड़ी चुनौती है, हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करना, खासकर दवाओं और इलाज जैसे इंसुलिन या ग्लूकोमीटर स्ट्रिप्स, इनकी लगातार सप्लाई और लोगों के उन तक पहुंच सुनिश्चित करना। ये अक्सर महंगे होते हैं और गरीब और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए, हाशिए पर मौजूद समुदायों के लिए इनका खर्च उठाना या इन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही कहा। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत से ये बात तो एकदम साफ है कि मधुमेह भारत के लिए एक बहुत बड़ी और लगातार बढ़ती हुई स्वास्थ्य चुनौती है। ये सिर्फ वयस्कों को नहीं बल्कि हमारे बच्चों को भी बड़ी संख्या में प्रभावित कर रही है। हाँ बिल्कुल, और कुछ मुख्य बातें हैं जो मुझे लगता है हमारे सुनने वालों को इस चर्चा से याद रखनी चाहिए। हाँ जरूर, संक्षेप में बताइए। पहली बात तो ये कि भारत तेजी से दुनिया की मधुमेह राजधानी बनता जा रहा है और इसमें हमारी बदलती जीवन शैली, खान पान और घटती शारीरिक गतिविधि की बहुत बड़ी भूमिका है। इसे हमें गंभीरता से लेना होगा। दूसरी बात? दूसरी, टाइप 1 और टाइप 2 मधुमेह है। ये अलग अलग स्थितियां हैं, खासकर उनके कारणों और इलाज के मामले में। बच्चों में टाइप 1 पर खास ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि ये पूरी तरह इंसुलिन पर निर्भर है और इसकी देखभाल ज्यादा जटिल होती है, जिसमें परिवार और स्वास्थ्य टीम का सहयोग बहुत जरूरी है। तीसरी बात, जो शायद सबसे अहम है, कि मधुमेह को नियंत्रित किया जा सकता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना। ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है जिससे डर कर बैठ जाए। सही जानकारी, नियमित जांच, संतुलित आहार, व्यायाम और जरूरत पड़ने पर सही दवा या इंसुलिन के जरिए एक स्वस्थ और लंबा जीवन जीना बिल्कुल संभव है और इससे हम गंभीर जटिलताओं से भी बच सकते हैं। और चौथी बात शायद स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ी हुई। हाँ, चौथी बात ये कि खासकर बच्चों की देखभाल में विशेष चुनौतियां हैं। इसके लिए हमें न केवल प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों और बेहतर सुविधाओं की जरूरत है, बल्कि परिवार, स्कूल और पूरे समाज के सहयोग और संवेदनशीलता की भी आवश्यकता है। हमें अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को इस बढ़ती चुनौती का मुकाबला करने के लिए और ज्यादा मजबूत बनाना होगा, खासकर प्राथमिक स्तर पर। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल हम शायद अपने सभी सुनने वालों के सोचने के लिए छोड़ सकते हैं कि क्या हम व्यक्तिगत स्तर पर और एक समाज के तौर पर अपनी जीवन शैली में, अपनी आदतों में ऐसे स्थायी बदलाव लाने के लिए वाकई तैयार हैं, जिससे न केवल हम खुद बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस बढ़ती हुई स्वास्थ्य आपदा से, इस महामारी से काफी हद तक सुरक्षित रह सकें। ये बहुत जरूरी सवाल है सोचने के लिए। खैर, आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आपको इस विषय पर कुछ महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी मिली होगी। हाँ, मुझे भी यही उम्मीद है। अगर आप ऐसे ही अलग अलग विषयों पर सरल भाषा में गहरी जानकारी चाहते हैं तो हेडलाइन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके मन में कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो या आप किसी और विषय पर हमें चर्चा करते सुनना चाहें तो हमें जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार। नमस्कार।